नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरी चौहान। देवभूमि के दंगल में आपका स्वागत है और आज बात बजट मिलेगा भारी 2026 तक रेल की तैयारी। केंद्र की मोदी सरकार ने आम बजट से देवभूमि उत्तराखंड को कई बड़ी सौगातें दी है और केंद्र ने एक और जहां उत्तराखंड में भूस्खलन और बादल फटने जैसी आपदा से निपटने के लिए पहली बार बजट में प्रावधान रखा है, तो वहीं रेलवे के विस्तार के लिए केंद्र सरकार ने उत्तराखंड को इस बार 5,131 करोड़ रुपए के लिए रेल बजट की सौगात दी है और इसके साथ ही प्रदेश की 4 परियोजनाओं की डीपीआर बनाने की कवायद भी अब शुरू हो गई है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बजट के संबंध में जानकारी भी साझा की और मंत्री ने बताया कि ऋषिकेश से लेकर कर्णप्रयाग रेल लाइन का काम तेजी से चल रहा है। 2026 तक ये परियोजना पूरी होगी और बीजेपी का दावा है कि ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन का कार्य पूरा होने से राज्य की आर्थिकी स्थिति जो है वो मजबूत होगी, मजबूती मिलेगी। निर्बाध रूप से श्रद्धालु चारों धामों की यात्रा यानी कि दर्शन सुगम होंगे और आपको बता दें कि बरसात के दौरान पहाड़ के अधिकांश मार्गों पर लैंडस्लाइडिंग के चलते मार्ग बाधित होते हैं। ऐसे में माना यह भी जा रहा है कि ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन परियोजना पूरी होने से श्रद्धालुओं की अन्य लोगों को बिना भी किसी रुकावट की यात्रा करने का अवसर मिल सकेगा। कांग्रेस का कहना है कि ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन परियोजना कांग्रेस के कार्यकाल की है। मोदी सरकार पिछले 10 सालों से इस परियोजना को पूरा नहीं कर सकी है। 2027 के चुनाव को देखते हुए सरकार ने इस परियोजना की डेडलाइन को बढ़ाकर अब 26 तक कर दिया है ताकि चुनाव में इसका लाभ लिया जा सके। सवाल यही है कि क्या मोदी सरकार चुनावी लाभ के लिए परियोजनाओं की डेडलाइन को बढ़ा रही है, और आज इसी मुद्दे को लेकर विस्तार से चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। देवभूमि उत्तराखंड में रेलवे के विस्तार के लिए केंद्र सरकार ने हजारों करोड़ के बजट की सौगात प्रदेश को दे दी है। उत्तराखंड को इस बार 5,131 करोड़ रुपए का बजट मिला है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसकी जानकारी दी। इसके साथ ही आपको बता दें कि प्रदेश की 4 परियोजनाओं की डीपीआर बनाने की कवायद भी अब शुरू हो गई है, जिसके तहत देहरादून, सहारनपुर, ऋषिकेश, उत्तरकाशी, टनकपुर, बागेश्वर और बागेश्वर गैरसैंण लाइन की डीपीआर पर कार्य किया जा रहा है। तो वहीं राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रेलवे के बजट के लिए केंद्र सरकार का आभार भी जताया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस धनराशि से निश्चित ही राज्य में रेल सुविधाओं के विकास में मदद मिलेगी। वहीं कांग्रेस ने केंद्र से मिले इस बजट को बेहद निराशाजनक भी बताया है। उत्तराखंड में भी इस बार बहुत अच्छा एलोकेशन हुआ है। उत्तराखंड के लिए 2024-25 के बजट में 5,131 करोड़ रुपए का आवंटन है। 5,131 करोड़ का आवंटन है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और आदरणीय रेल मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि इस बजट में 5,000 से अधिक करोड़ की धनराशि का प्रावधान उत्तराखंड के अंदर रेल के विस्तार के लिए, पुराने जो हमारे रेलवे स्टेशन है उनके नवनिर्माण के लिए, सौंदर्यीकरण और नई रेल लाइनें भी आगे के लिए उसकी डीपीआर बनाने के लिए जो प्रस्ताव उन्होंने वहाँ रखे हैं, निश्चित रूप से हमारे उत्तराखंड के लिए ये बहुत ही विकास के लिए बहुत अच्छी बात है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और रेल मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। भारत सरकार के सालाना बजट से उत्तराखंड की जनता को बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी कि डबल इंजन का लाभ उत्तराखंड को मिलेगा, लेकिन जब बजट की घोषणा हुई तो उत्तराखंड को निराशा हाथ लगी। आप पलायन रोकने के लिए कोई योजना नहीं ला पाए। उत्तराखंड में बेरोजगारों को कैसे रोजगार मिलेगा, कैसे पहाड़ों में उद्योग चढ़ेंगे, इसके लिए बजट बिल्कुल कुछ कहता ही नहीं है। और जो 5,000 करोड़ रुपए रेलवे के नाम पर बजट में दिए गए हैं वो तो रूटीन खर्चे के लिए हैं। कोई नई रेल परियोजना की घोषणा हुई है तो सरकार को बताना चाहिए, क्योंकि हल्द्वानी से काठगोदाम रेल लाइन की मांग लंबे समय से हो रही है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन का काम तेजी से चल रहा है और 2026 तक ये परियोजना पूरी होगी। उनके मुताबिक इस परियोजना में कुल 213 किलोमीटर की टनल है, जिसमें 171 किलोमीटर का काम पूरा हो गया है। उन्होंने कहा कि यहाँ टनल
टनल का काम चुनौतीपूर्ण है। ऐसे में 2026 तक कार्य पूरा होने की उम्मीद है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन परियोजना कांग्रेस के कार्यकाल की है, जिसका श्रेय भाजपा ले रही है। साथ ही मोदी सरकार पिछले 10 सालों से इस परियोजना को पूरा नहीं कर पाई है। ऐसे में 2027 के चुनाव को देखते हुए सरकार ने इस परियोजना की डेडलाइन को बढ़ाकर अब 2026 तक कर दिया है, ताकि चुनाव में इसका लाभ मिल सके। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का जो एक सपना था, एक विजन था, जो अब धरातल पर उतर रहा है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन को लेकर पहाड़ पर रेल चढ़ेगी। निश्चित तौर पर चारधाम यात्रा को और अधिक भव्यता मिलेगी, लोगों को सहजता होगी और जो उत्तराखंड की सामान्य मानविकी के लिए, उत्तराखंड की आर्थिकी के लिए ये माइलस्टोन सेट करने जैसा है। उत्तराखंड की आर्थिकी को बहुत बड़ा बढ़ावा मिलने वाला है। चारधाम यात्रा में बैठे हुए मेरे छोटे छोटे कारोबारी से लेकर बड़े बड़े लोग, उन सब के लिए ये एक बहुत बड़ा संबल बनने वाला है। निश्चित तौर पर यह उत्तराखंड के लिए एक बड़ा कदम है, ऐतिहासिक कदम है। शर्म की बात है कि पहले तो ये क्रेडिट लेते रहे कि ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन इनकी देन है, जबकि उसका शिलान्यास, उसकी डीपीआर सब यूपीए के टाइम पर आ गई थी और यूपीए के द्वारा ही उसका शिलान्यास कर दिया गया था। लेकिन आज 10 साल के केंद्र में शासन के बाद भी रेलवे प्रोजेक्ट का पूरा ना हो पाना इनकी उदासीनता दिखाता है और ये एक सोची समझी रणनीति के तहत किया जा रहा है कि पहले उसका लक्ष्य 2022 रखा गया, फिर 24 खिसकाया गया, अब 26 इसलिए खिसकाया जा रहा है कि 27 में चुनाव हैं। कुल मिलाकर आम बजट की घोषणा के बाद से विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष पर हमलावर है। कांग्रेस एक ओर जहां बजट को घोर निराशाजनक बता रही है, तो वहीं दूसरी ओर रेलवे के बजट को भी नाकाफी बता रही है। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने चुनावी लाभ के लिए मोदी सरकार पर ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन परियोजना को धीमा करने का भी आरोप लगाया है। ऐसे में सवाल है कि क्या मोदी सरकार चुनावी लाभ के लिए इतनी महत्वपूर्ण परियोजनाओं को पूरा नहीं कर रही है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। तो इस परियोजना को लेकर अगर देखा जाए तो एक डेडलाइन दी गई थी पहले कि 2025 तक, यानी कि दिसंबर तक इसे पूरा कर लिया जाएगा। अब इसे बढ़ा दिया गया है। बढ़ाए जाने को लेकर भी विपक्ष के सवाल सामने आ रहे हैं। विपक्ष कह रहा है कि भाई ये जो परियोजना है ये कांग्रेस के कार्यकाल के दौरान की है और 10 साल बीत गए। भारतीय जनता पार्टी की उदासीनता साफ नजर आ रही है कि आखिर वो किस तरीके से काम कर रही है। उपचुनाव देखा जाए 2027 में चुनाव होने हैं और इस लिहाज से अब इसी से जोड़कर सीधा सीधा देखा जा रहा है कि चुनावी फायदे के लिहाज से ये डेडलाइन एक बार फिर से दी गई है, यानी कि 2026 में पूरा होगा ये प्रोजेक्ट। इसी को लेकर विस्तार से चर्चा करेंगे। खास मेहमान जुड़ चुके हैं, हनी पाठक जी हैं बीजेपी से। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। शिषपाल बिष्ट जी हैं कांग्रेस से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में शामिल होने के लिए। पीसी थपलियाल जी हैं वरिष्ठ यूकेडी नेता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और अरुण शर्मा जी हैं वरिष्ठ पत्रकार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत इस चर्चा में शामिल होने के लिए। शुरुआत हनी पाठक से करेंगे। हनी पाठक जी, दिसंबर 2025 की डेडलाइन अब इसे बढ़ा दिया गया है, 2026 कर दिया गया है। क्या लगता है इस डेडलाइन पर यह प्रोजेक्ट पूरा हो सकेगा? और साथ ही जो विपक्ष कह रहा है कि भाई अब कहीं ना कहीं जो कांग्रेस की परियोजना थी, 10 साल बीत गए, भारतीय जनता पार्टी ने इसे गंभीरता से नहीं लिया और अब चुनावी लाभ के लिहाज से यह डेडलाइन दी गई है। चलिए हनी पाठक जी अगर जुड़ती हैं तो जरूर इस बात का जवाब लेंगे। शिषपाल सिंह बिष्ट का रुख कर लेते हैं। शिषपाल जी, क्योंकि विपक्ष के सवाल भी सामने आ रहे हैं और अब ये परियोजना, हालांकि काम इस पर चल रहा था और 70% देखा जाए तो काम हो भी चुका है। क्या लगता है इस डेडलाइन पर जो एक समय सीमा अब निर्धारित की गई है, पूरा हो सकेगा काम? सोनी जी, मेरी आवाज आ रही है? जी सुन पा रहे हैं शिषपाल जी। हेलो जी, हेलो जी सुन पा रहे हैं शिषपाल जी, आपकी आवाज मिल पा रही है? हेलो, आ रही है आवाज शिषपाल जी? शिषपाल जी सुन पा रहे हैं? आ रही है? जी जी। हाँ, सुन नहीं पा रहा हूँ। सोनी जी, देखिए, जो रेल बजट या केंद्रीय बजट इस बार जारी हुआ और बहुत ज्यादा उम्मीदें उत्तराखंड की जनता को थी कि
डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन के नाम पर बहुत ज्यादा सपने भी राज्य की जनता को दिखाए गए थे। हमें लगा था कि उत्तराखंड में उद्योग पहाड़ चढ़ेंगे, घोषणा बजट में होगी, बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, इसके लिए बजट में घोषणा होगी, हमारे राज्य के जो सपने हैं उनको पंख लगेगा। लेकिन उत्तराखंड के हिस्से तो कुछ आया ही नहीं है। रूटीन बजट है जो हर साल जारी होता है, वो इस बार भी हुआ है। रेल बजट के नाम पर 5,000 कुछ करोड़ रुपए की घोषणा जरूर हुई है। आप देखते हैं कि उससे उत्तराखंड के हिस्से क्या आता है, लेकिन ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना का काम ही पूरा नहीं हो रहा है। मुझे लगता है इस बजट से ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना का काम ही आगे बढ़ेगा। शिषपाल जी, बजट में उत्तराखंड के लिए कोई विशेष या पैकेज तो नहीं है? 5,131 करोड़ का बजट रेलवे के लिए ये दिया गया है, लेकिन बादल फटने, ऐसी प्राकृतिक आपदा के लिए इस बात का जिक्र जरूर किया गया है कि भाई हर संभव जो राहत है, राहत राशि उपलब्ध कराई जाएगी। क्या बजट में क्या होना चाहिए था उत्तराखंड के लिए आपके लिहाज से? शिषपाल जी। जी सोनी जी, मैं आपका सवाल नहीं सुन पाया, आवाज नहीं आ रही। आपने कहा बजट में कुछ खास नहीं रहा, विपक्ष के लिहाज से बजट में उत्तराखंड के लिए क्या कुछ होना चाहिए था? अनम्यूट करिएगा। कर रहे हैं हम, ये अलाउंस की मांग कर रहे हैं, विशेष औद्योगिक पैकेज की मांग कर रहे हैं। उत्तराखंड के नौजवान पलायन करने के लिए मजबूर है, उनके लिए रोजगार की व्यवस्था होनी चाहिए थी। तो डबल इंजन इसमें तो उत्तराखंड के लिए कुछ है नहीं। और रूटीन जिसमें कर्मचारियों के वेतन बढ़ते हैं, जो परियोजनाएं चल रही है वही आगे बढ़ती है, तो क्या मेरे ये तो कुर्सी बजट है जैसा पूरा देश कह रहा है। और आपने गठबंधन के राज्य। चलिए शिषपाल जी, वापस से आपसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे, आपकी आवाज क्लियर नहीं है। पीसी थपलियाल जी का रुख कर लेते हैं, यूकेडी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पीसी थपलियाल जी, अब इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जा रहा है, डेडलाइन सामने आ चुकी है कि 2026 तक पूरा हो जाएगा ये कार्यकाल, कितना विश्वास? अनम्यूट कर लीजिए। जी अनम्यूट है आज जी। हाँ, जो कोई भी योजनाएं सरकार की पहले चलती रही हैं, चाहे वो स्मार्ट सिटी का हो, चाहे ऑल वेदर रोड का हो, और चाहे ये रेलवे का प्रोजेक्ट हो जी। जब कभी हमने बहुत बड़ा सपना देखा था स्मार्ट सिटी का, वो कैसे दूरदर्शित हुआ सब जानते हैं। हमने बहुत बड़ा सपना, खुद प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 12,000 करोड़ का ऑल वेदर रोड का प्रोजेक्ट आ रहा है, उत्तराखंड के युवा इसमें रोजगार पाएंगे। वो भी हमने देख लिया। ठन ठन गोपाल ऑल वेदर रोड, नो वेदर रोड बनकर एक आपदा हमारे आगे खड़ी। अब रेलवे आ रहा है, रेलवे भी युवाओं जी। सोनी जी आ रही मुझे आपकी आवाज, जुड़ो जी, जवाब दो। ठीक है हनी पाठक जी, अभी आपका रुख करेंगे। पीसी थपलियाल जी से हमारा सवाल है जी, प्रतिक्रिया साझा कर लेते हैं, इसके बाद आपका रुख करेंगे जी। पीसी अब रेलवे का जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो क्या युवाओं को कितना रोजगार दे पाएंगे, ये भविष्य के गर्भ में है। क्योंकि मैक्सिमम जो तीर्थ यात्री आने थे वो आते हुए हमें लास्ट 2, 3, 4 साल से दिखाई दे रहे हैं, और सरकारें उसको मैनेज नहीं कर पा रही हैं। और उत्तराखंड का युवा या व्यापारी उससे कोई बड़ा लाभ हासिल नहीं कर पा रहा है। क्योंकि जो वो हवा की माफिक आ रहे हैं, कचरा फेंक के वापिस हड़दंग मचा के चले जा रहे हैं। क्योंकि जो कोई भी तीर्थ यात्री है, चाहे वो कांवड़ का यात्री हो, चाहे वो 4 धाम यात्री हो, धार्मिक यात्रा करने वाले लोग हो, वो इन सरकारों ने, इन राजनीति ने उन्मादी बना रखा है उनको। और वो उन्मादी हमारे लिए वो शोर मचाकर, वो उद्योग मचाकर यहाँ से जाते हैं। लेकिन जहां तक होता है कि इकोनॉमिक का जो फायदा है वो कभी वो नहीं हो रहा जो यूपी के टाइम पे हमें होता था, जो हमारा गढ़वाल मंडल पूरा योजना को हैंडल करता था। और एक चीज मैं बड़ी मजबूती से कहना चाहता हूं कि जो ये बनाया था कर्णप्रयाग तक जो योजना बनाई थी, अगर इस पे पूरा ध्यान देकर इस पर और इसको सुदृढ़ रेलवे देरा ऋषिकेश से
कर्णप्रयाग बनाया गया होता तो हमारी यात्रा के लिए ये वरदान सिद्ध होता। बिल्कुल, इसलिए वरदान होता सिद्ध होने की बात अभी भी कही जा रही है कि भाई कर्णप्रयाग, ऋषिकेश से कर्णप्रयाग जो रेल लाइन प्रोजेक्ट है, बद्रीनाथ जाने वालों के लिए एक सुगम भरा रास्ता होगा। समय सीमा में जो है वो कमतरी देखने को मिलेगी। अगर 4.5 घंटे का सफर होता है तो वो 2 घंटे में तय किया जा सकता है। रोजगार के अवसर भी बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है अगर ये प्रोजेक्ट पूरा होता है। और तमाम बातें निकलकर सामने आ रही हैं कि भाई चारधाम यात्रा भी सुगम होने वाली है अगर ये प्रोजेक्ट जिम्मेदारी के साथ पूरा होता है तो। एक समय सीमा के अनुसार जो डेडलाइन अब दी गई है। हनी पाठक जी जुड़ी हुई हैं, अरुण शर्मा का रुख करेंगे इसके बाद। हनी पाठक जी, पहले 2025 दिसंबर की डेट जो है, भी पूछ लेते हैं फिर एक साथ जवाब देती हूँ। ठीक है, अरुण शर्मा जी का रुख कर लेते हैं। अरुण शर्मा जी मुझे ठीक सवाल है, नहीं ठीक है। अरुण शर्मा जी, चलिए फिर ठीक है। सोनी जी, मैं जोश में है हनी पाठक जी, ठीक है, जवाब दे ही तो आपकी बनती ही है। दोनों विपक्ष की पार्टी ने कुछ सुझाव दिए, कुछ इल्जाम लगाए। हनी पाठक जी, हाँ, अरुण चलिए शर्मा मैं जी जवाब की भी देती हूँ। प्रतिक्रिया ले लेते हैं पहले, इसके are you बाद getting आपका my रुख कर voice, सोनी लेंगे। जी? हनी पाठक जी, आपको आवाज मिल पा रही है? ओके जी, अरुण शर्मा जी, अरुण शर्मा जी, जवाब दो। अरुण शर्मा जी, फिलहाल आपकी भी प्रतिक्रिया इसमें मायने रखती है क्योंकि अब ये प्रोजेक्ट को रफ्तार मिलती हुई नजर आ रही है। हालांकि ऐसा कहा जा रहा है 70% जो काम है वो संपन्न हो चुका है, बाकी का बचा काम जो है 2026 तक पूरा कर लिया जाएगा और काफी चुनौतीपूर्ण है। कैसे? सुनी, सारे लोग बैठे हैं यहाँ जी, और चूंकि मेरा घर ऋषिकेश है और मेरे घर के बिल्कुल पास 2 किलोमीटर दूर नया रेलवे स्टेशन बना है, योग नगरी ऋषिकेश। और मैंने पहले दिन से इस प्रोजेक्ट को बहुत नजदीक से देखा है क्योंकि वो मेरे घर के बहुत पास से ये स्टार्ट हो रहा था जी। तो योग नगरी ऋषिकेश उत्तराखंड का बेस्ट रेलवे स्टेशन बनकर सामने आया, जो सामने दिखता है। मैं कोई तारीफ की बात नहीं कह रहा हूं, जो दिखता है जी। और उसके बाद हम जैसे लोग कई साल से जब गैरसैंण में विधानसभा सत्र होता है या कोई एक्टिविटीज होती है तो वहां तक जाते हैं तो रास्ते में तमाम वो स्टेशन पड़ते हैं जहां जहां रेलवे का काम चल रहा है। तो हमें तो केवल जो कोरोना के 2 साल थे, देखिए इस प्रोजेक्ट के टाइम बढ़ने का एक कारण यह भी है कि बीच में 2 साल कोरोना ने बहुत ज्यादा चीजें रोकी है। वो शायद बाकी पैनलिस्ट को ध्यान नहीं है, उस टाइम बिल्कुल ठप हो गया था काम। नहीं, विपक्ष कह रहा है कि भाई क्रेडिट लेने का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। वो तो देखिए अब कांग्रेस भी तो वही काम कर रही है जो कह रही है कि हमने शुरू करवाया था जी। तो उस टाइम जिस आदमी ने ये काम शुरू करवाया था सतपाल महाराज, वो तो आज भाजपा में मंत्री है उत्तराखंड में, जिनकी वजह से ये शिलान्यास हुआ था और ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक का वो जो बनी है परियोजना वो तो आज भाजपा में है। ये भी तो बता दें, ये नहीं बताएगा कोई, ये बताएंगे कि कांग्रेस के टाइम पे हुआ, बिल्कुल हुआ था जी। लेकिन मंत्री कौन था? रेल राज्य मंत्री सतपाल महाराज थे, ये भी बता दें। दूसरी चीज, हम जब जाते हैं तो चाहे वो हम 82 में देखें, में बहुत नजदीक नीलगड्डू है सबसे पहला जहां, और सबसे बड़ी चीज ये है कि ये 125 किलोमीटर जो की लंबी जो ट्रैक है कर्णप्रयाग तक, इसमें से 117 किलोमीटर टनल्स के अंदर से जानी है रेल। बिल्कुल। और अधिकांश टनल का काम पूरा हो चुका है, अधिकांश टनल केवल 1-2 जगह छोड़कर वो आर पार हो गई है। इवन 6-7 किलोमीटर लंबी टनल्स भी इस परियोजना में है जो आर पार हो चुकी है। अब निश्चित तौर पर अगर हम उत्तराखंड की स्थिति देखें तो हिमालय सबसे नया पहाड़ है, नाजुक पहाड़ है। हिमालय में हमेशा परिवर्तन होते रहते हैं, इसीलिए हमारे यहाँ लैंडस्लाइडिंग की घटनाएं ज्यादा होती है, खासकर बरसात के दिनों में। इस टाइम तमाम सड़कें बंद है, चारधाम यात्रा बार बार बाधित हो रही है, बार बार उन्हें खोलना पड़ रहा है, वो भी स्थिति है सबके सामने है। लेकिन एक परेशानी है, बंद हो जाती है सड़क तो तमाम देश का इंटरनेशनल मीडिया उसे उछाल देता है, लेकिन खुलती है तो कोई नहीं बताता।
ये बड़ी दिक्कत होती है। नहीं, ठीक बात है, ठीक बात है। उसकी वजह से वो यात्री वहीं रुक जाते हैं। और निश्चित तौर पर सफल्याल जी की एक बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं जी कि यात्रा व्यवस्थित नहीं हो पा रही। इस बार जो हमारे होटल मालिक थे, हमारे रिजॉर्ट मालिक थे चारधाम यात्रा रूट में, उन्हें करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ, क्योंकि शुरुआत में सरकार ने नहीं बताया ये कि बड़ा सवाल है रजिस्ट्रेशन अरुण शर्मा जी, ये बड़ा सवाल है क्योंकि यात्रा सुगम नहीं हो पा रही, व्यवस्थित नहीं हो पा रही है। तो अब जब ये प्रोजेक्ट पूरा होगा और तो फिर यात्री कैसे व्यवस्थित होंगे, सुव्यवस्थित होंगे, ये अपने आप में एक क्वेश्चन मार्क है। यहाँ पर हनी पाठक जी से जवाब लेते हैं। हनी पाठक जी, विपक्ष के ये तमाम सवाल जो निकलकर सामने आ रहे हैं, भाई यहाँ पर तो क्रेडिट लेने की होड़ मची है। विपक्ष का ये मानना है कि उसकी लॉन्च की हुई परियोजना को अब आगे बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है और सीधा सीधा 2027 में इसका फायदा लेने के लिहाज से, और जो डेडलाइन दी गई थी 2025 दिसंबर की डेडलाइन की, भाई इतनी तय समय सीमा पर ये प्रोजेक्ट का काम पूरा कर लिया जाएगा, अब उसे बढ़ा दिया गया है 26 में। क्या पूरा हो जाएगा? सोनी जी देखिए, ऐसा है, मेरे बड़े भाई अरुण भैया ने जो इस सवाल शीशपाल भाई ने पूछा था, उसका जवाब जो मैं देना चाह रही थी वो हमारे अरुण भाई जी ने दे दिया है जी। कि शायद ये पता नहीं कौन सी धुन में रहते हैं, कौन सी दुनिया में रहते हैं, या अपने को समेटने में ही लगे रहते हैं। इन्हें पता ही नहीं है कि बीच में कोरोना जैसी वैश्विक महामारी आई थी। उस समय क्या कोरोना की वैश्विक महामारी में हम लोगों को मरने के लिए ढकेल दे और कहें कि वहां जाकर पहले कर्णप्रयाग रेलवे प्रोजेक्ट को पूरा करो क्योंकि तय सीमा हमने इतनी रखी है, तुम मरो तो भाड़ में मरो, तुम वो जनता हो जो मोदी को वोट देते हो। ये तो कहेगा नहीं कोई। दूसरी बात का जवाब मैं देना चाहती हूँ, कुछ लोग क्या करते हैं आज के जमाने में, बजट को पूरा मेरे ख्याल से स्टडी नहीं करते हैं। और शीशपाल भाई, मैं बड़ी ध्यान से और बड़ी संयम पूर्वक सबकी बात ली हूँ, उसके बाद सोनी जी से निवेदन करी हूँ, अब मैं जवाब देती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। बजट को कुछ लोग शायद स्टडी किए बिना ही बोलने लगते हैं। मुझे एक बात बताइए, अभी शीशपाल भाई यहाँ बैठे, मेरे खत्म होने के बाद जरा वो शुरू हो जाए और मुझे ना 9 से 10 ऐसे पॉइंट बता दे जो बजट के पहले पेज में अंकित मिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने किया है। वो तक इनको नहीं पता है सोनी जी, मैं गारंटी दे रही हूं। अभी मैं स्टॉप करती हुई 9 पॉइंट्स मुझे मुंह पर गिना दे जिसकी बुराई करते फिर रहे हैं। इसमें से 4 पॉइंट भी ये बंदा बैठ के यहाँ पर गिना नहीं पाएंगे, प्रवक्ता है पार्टी के, लेकिन बुराई करने में सबसे पहले। चलिए मैं स्टॉप होती हूँ। शीशपाल भाई आप जरा 9 पॉइंट वो शुरू के गिना दीजिए जो निर्मला सीतारमण जी ने पेज आउट किया, बाहर किया है। देखिए दाखिए मत करिएगा प्लीज भाई जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ क्योंकि आप बजट पर इतना टीका टिप्पणी करे हैं तो 9 पॉइंट बता दे। अपनी प्रतिक्रिया रख चुके हैं आप। बात यहीं पे खत्म। अब बस मेरा टर्न। ठीक है ठीक है, अब मेरा टर्न। हनी पाठक जी, अब मेरा टर्न। चलिए हनी पाठक जी को जवाब देने दीजिए। शीशपाल जी उत्तराखंड को क्या मिला? मैं सोनी जी अपने टर्न पे बात कर रही हूँ। वही पूछ रहे हैं ना शीशपाल जी, सुन लीजिए, उत्तराखंड को मिला क्या बजट में? क्योंकि आपको नहीं पता है, या ये कहा जाए विपक्ष को नहीं पता है, लेकिन हनी पाठक जी को जवाब देने दीजिए, साफ हो जाएगा। बारे में पढ़ना चाहते हैं कि उत्तराखंड को क्या मिला, लेकिन उत्तराखंड के हाथ खाली है। सोनी जी आई एम रिक्वेस्टिंग। शीशपाल जी सुनिए जरा। आई एम रिक्वेस्टिंग। मैंने लास्ट टाइम भी डिबेट लास्ट में इसीलिए छोड़ी थी, मैं ऐसी डिबेट। शीशपाल जी ब्रेक का वक्त हो रहा है। शीशपाल जी पहली बात तो आप उस बात के जवाब नहीं दे पाए, और दूसरा अभी जवाब लेने दीजिए ना हनी पाठक जी से। ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक से वापस लौटेंगे, फिर इन तमाम सवालों की जवाब लेंगे हनी पाठक जी से। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से वापस आ रहे हैं। देवभूमि के दंगल में चर्चा कर रहे हैं ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन प्रोजेक्ट को लेकर, और इसका कार्य अब तेजी से शुरू हो चुका है। 2026 तक एक समय सीमा निर्धारित की गई है कि पूरा कर लिया जाएगा। साथ ही इसको लेकर अब सियासत भी तेज है। इस परियोजना के तहत 12 स्टेशन, 17 सुरंग और 35 पुलों के काम जो निर्माण कार्य हैं वो भी बाकी है,
और काम जारी है। इसको लेकर राजनीति जिस तरीके से हो रही है, इसी को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। खास मेहमान जुड़े हुए हैं, हनी पाठक जी का रुख करेंगे क्योंकि विपक्ष जो सवाल उठा रहा है, सवाल आपसे था, उसका जवाब नहीं मिला। हनी पाठक जी, हम चाहेंगे कि उन सभी सवालों का जवाब दें आप, क्योंकि आप मेरी गलती से नहीं बिल्कुल मिला। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। सोनी जी, मेरी गलती से जवाब नहीं मिला था, मेरे को बोलने नहीं दिया गया था। दूसरी बात आप सुनिए, आपकी डिबेट शुरू हुई, डिबेट शुरू होते ही नहीं, बाद में लेने का मतलब मकसद ही यही था। बजट बहुत ही शर्मनाक बात है कि ऐसे आती है। दूसरी चीज इस डिबेट की मेरे को बिंदु यही बताए गए थे कि ये पॉइंट्स है, तो मैंने वो बात रखी कि बिना किसी चीज की जानकारी के लिए आप उसका विरोध कैसे कर सकते हैं। तो मुझे ये जवाब मिलता है कि उस बजट के बारे में बताने के लिए हमारे राष्ट्रीय स्तर के नेता मौजूद हैं। जब राष्ट्रीय स्तर के नेता वहां पर मौजूद होते, प्रदेश में बजट पर चर्चा क्यों? दूसरी बात का जवाब, मुझे एक बात बताइए, ये जो रेलवे रेड लाइन प्रोजेक्ट है, इसके लिए मैंने अभी आपको बताया, वो जवाब मैं ही देना चाह रही थी, अरुण भाई ने पहले दे दिया। कोरोना कारण मैंने आपको एक बताया, फिर उसके बाद लोकसभा चुनाव भी, तभी ज्यादातर उस चुनाव की ड्यूटी में लगे रहे। अब उस पर दोबारा जो फंड में कमी आई, ये भी सोचनीय विषय है कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी लगातार उत्तराखंड के ऊपर अपना एक विशेष सहयोग और स्थान रखे हुए हैं। अभी एक जो इन्होंने बताया योग नगरी ऋषिकेश वाला रेलवे स्टेशन, अगर ये जानना चाहें तो क्या उसकी भी शिला इन्होंने ही रखी थी? इस तरीके से ऑल वेदर रोड की भी शिला इन्होंने ही रखी थी। अभी कुछ दिन पहले यशी जी आपकी एक डिबेट में देख रही थी, जिसमें सोनी जी एक डिबेट देख रही थी मैं, जिसमें ये कहा गया था डिबेट के दौरान कि ऑल राइट ये रेलवे प्रोजेक्ट की वजह से हमारे उत्तराखंड में बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये लाइन दी गई थी इनके प्रवक्ताओं द्वारा, मुझे याद है। तो मुझे ये बताइए, आज जब सौगात मिलती है तो उसका क्रेडिट या मतलब अच्छा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू, इस तरीके के प्रोजेक्ट तो ये चलाते हैं। देहरादून, हरिद्वार, हर्रावाला, काशीपुर, काठगोदाम, किक्षा, कोटद्वार, लालकुआ, रामनगर, रुड़की तथा टनकपुर रेलवे स्टेशन को अमृत स्टेशनों के रूप में विकसित किया जाने की योजना पर भी केंद्र सरकार का हम आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने इस तरीके की योजनाओं को हमें बताया। बजट पे अब चर्चा, क्योंकि बजट बहुत चिल्ला रहे थे अभी सब डिबेट में। विपक्ष का ये कहना है, हालांकि शेषपाल जी का रुख करेंगे, रुकिएगा शेषपाल जी। हनी पाठक जी, क्योंकि बजट में ये कहा गया कि उत्तराखंड के लिए कोई खास पैकेज का विकल्प नहीं दिया गया, बताना चाहिए। जी बिल्कुल, विपक्ष का एक रोल होता है, विपक्ष वो भूमिका रखता है जो अगर सरकार से कोई गलती हो तो उस पर चेंजेस भी किए, जो कमी हो उसको दूर करे, क्योंकि देवतुल्य जनता ने हमें अपनाया है। कृषि में उत्पादकता और अनुकूली नीतियां, ये क्या बजट में अच्छी चीज नहीं है? रोजगार और कौशल प्रशिक्षण, ये क्या बजट के लिए अच्छी चीज नहीं है? समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय, क्या ये बजट में अच्छी चीज नहीं है? शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा, अवसंरचना, नवाचार, अनुसंधान और विकास और अगली पीढ़ी में सुधार के लिए जो ये प्रावधान अच्छी बात है, बजट में इन सारी चीजों को महत्व दिया गया। हनी पाठक जी, सारी चीजों को महत्व दिया गया, लेकिन जवाब और दे दूं, एक छोटा सा जवाब और दे दूं जी। हमारे उत्तराखंड में जो महिलाएं हैं, ज्यादातर अपना स्वरोजगार स्थापित करने की कोशिश करती रहती हैं। उनके स्वरोजगार को बढ़ाने के लिए जिस प्रकार से लोन में महिलाओं को इतनी प्रतिशत छूट दी गई है इस बजट में, और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो प्रावधान इस बजट में लाए हैं, जो समावेश लाया गया है, वो एक अग्रणी समाज की तरफ ले जाने वाली भूमिका का रोल अदा करेगा। ठीक बात, अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई परियोजना लॉन्च होती है, एक समय सीमा होती है, और उसमें जब भ्रष्टाचार का आरोप लगता है, जहां स्मार्ट सिटी परियोजना का जिक्र कर लें, ऑल वेदर रोड का भी जिक्र पीसी थपलियाल जी ने किया, हनी पाठक जी आपने सुना होगा, तो वो तमाम सवाल जो उठते हुए नजर आ रहे हैं, शिषपाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं, इस बात का शायद जवाब देना चाह रहे हैं। देखिए, जो आपने उसका जवाब सवाल किया है मुझसे, ऑल वेदर स्मार्ट सिटी का, आते हैं हनी पाठक जी, आते हैं। उत्तराखंड के विकास के लिए क्या प्रावधान है? बेरोजगारों के रोजगार के लिए बजट क्या कहता है? महिला सुरक्षा पे क्या बोलता है? पलायन रोकने के लिए बजट में क्या है? पहाड़ में उद्योग चढ़ाने के लिए क्या है? तो भाजपा की प्रवक्ता बौखला गई है, वो कह रही कि जवाब ही नहीं दे पा रहे कि साहब इस बजट में कमियां क्या है। तो बजट में तो कमियां ही कमियां है।
इसने उत्तराखंड की जनता को निराश किया। डबल इंजन का कोई लाभ देता हुआ ये बजट नजर नहीं आ रहा और भाजपा अपना जो है अपने आप अपनी पीठ थपथपा रही है। मियां मिट्ठू बंदी साहब बजट जो है बड़ा कल्याणकारी है, तो कल्याणकारी है तो जन कल्याण के लिए क्या है आप बताइए। ये कह रही है कि जो है करण प्रयाग रेल लाइन, तो जैसे अभी अरुण शर्मा जी ने कहा कि कांग्रेस के दौर में हमारे सतपाल महाराज जी तब केंद्रीय राज्य मंत्री थे और ये कह रहे हैं कि अब वो भाजपा में है, लेकिन टिकट उनको किसने दिया? कांग्रेस पार्टी ने दिया। कांग्रेस पार्टी से सांसद बने, कांग्रेस पार्टी ने उन्हें केंद्र में मंत्री बनाया, कांग्रेस पार्टी ने जनता से वादा किया था उसको पूरा किया। तो आप तिवारी बताइए। कांग्रेस में थे, शीशपाल भाई तिवारी कांग्रेस में थे, कांग्रेस में जानकारी का अभाव, जानकारी का अभाव, जानकारी का अभाव, तभी मैंने हाथ उठाया था जवाब देने को। कांग्रेस के नेता रहे, कांग्रेस के दौर में ही यूपीए की सरकार में उन्होंने तब बात की, लेकिन यूपीए की सरकार में इसका सर्वे पूरा हुआ, इसकी डीपीआर बनी और इसका बजट स्वीकृत हुआ। और चारधाम और वेदर रोड जो है आप देखिए, चारधाम सुधार कुमार से हरीश रावत जी की सरकार में बनी, बजट स्वीकृत हुआ और इसी परेड ग्राउंड में माननीय नरेंद्र मोदी जी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने हरीश रावत जी की अध्यक्षता में इसका शिलान्यास किया, तो आप इसे नकार देंगे? भाजपा अगर यूपीए के कामों का भी श्रेय नहीं ठीक है उठाती ठीक है तो ले, शिषपाल जी, आपकी बात पूरी हो गई। आपकी बात पूरी हो गई शिषपाल जी, आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी आपकी है। लेकिन आज डबल इंजन का क्या लाभ उत्तराखंड को मिला है? बजट में उत्तराखंड को क्या मिला है ये पूछने का हक हमें है। चलिए ठीक है शिषपाल जी इस बात का जवाब ले लेते हैं और पीसी थपलियाल जी का रुख करेंगे। हनी पाठक जी इस बात का जल्दी से जवाब दे दीजिए, इसके बाद हनी पीसी थपलियाल जी का रुख करेंगे। देखिए ऐसा है, शिषपाल भाई ने अपने सवाल में अपना ही जवाब देते जा रहे हैं, कह रहे हैं इस बजट में हमको क्या मिला ये हमारी भाजपा की प्रवक्ता जवाब दे। अभी मैंने इतने पॉइंट्स गिना दिए, उसके बावजूद कह रहे हैं भाजपा की प्रवक्ता जवाब दे। उत्तराखंड क्योंकि आपदा का प्रदेश है। फिर देखिए आप बीच में बोले, अभी आपने कहा था मैं नहीं बोल रहा, अब आप फिर बोलने लगे। ठीक है, राम जी रावण को नहीं समझा पाए, कृष्ण जी दुर्योधन को, और मैं आपको नहीं समझा पा रही हूँ कि बीच में इंटरप्ट मत करिए। चलिए ये भूमिका बाद में डिसाइड करिएगा कि कौन किस भूमिका में है। हनी पाठक जी जल्दी से जवाब दीजिए। आपदा प्रदेश उत्तराखंड और हिमाचल है, क्योंकि हिमाचल का जिक्र मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आपदा प्रदेश में गिना जाता है। इस आपदा प्रदेशों को भी अब की बार के बजट में एक अच्छा खासा फंड आयोजित। चलिए हनी पाठक जी, दरअसल शिषपाल जी ये कह रहे हैं कि रोजगार के लिए क्या है बजट में, महंगाई के लिए क्या है बजट में, पलायन के लिए क्या है बजट में। लंबा मत जाइए हनी पाठक जी। ऋण को 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दिया गया। क्या ये बजट में लाभान्वित योजना के लिए अच्छा कदम नहीं है? और हमारे बड़े भाई वरिष्ठ थपलियाल जी जो बोल रहे थे, वरिष्ठ नेता यूकेडी के, देखिए जो हुआ बजट में जो है वो अच्छी बात है, मैं काफी हद तक सहमत हूँ। ठीक है, देखिए जो उन्होंने उंगली उठाई स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट में, जो कमियां हैं वो हमारे नेता खुद उसको बोलते हैं कि इसको जल्द से जल्द दूर किया जाना चाहिए। उस बात से मैं पूर्णतः सहमत हूँ और मैं निवेदन भी करना चाहूंगी कि जो आप लोगों को खामियां और इसकी हो रही है स्मार्ट सिटी देहरादून में रहते हुए, क्योंकि वो उत्तराखंड के आंदोलनकारी, उत्तराखंड में अगर इस तरह की चीजें कमी दिखती है तो उनको बोलने का राइट है, और क्योंकि उन्होंने ये बात आपके चैनल पर रखी है तो उस चीजों को और भी पुरजोर तरीके से उठाया जाएगा, प्रयास किया जाएगा। चौथी और लास्ट बात में सोनी जी एक और कहना चाहती हूँ, जो ये कह रहे पलायन को लेके आपने क्या किया। सुनिए, ऐसा है ना शिषपाल भाई, अभी जो इन्वेस्टर समिट हुई थी उसके बाद टाटा मोटर्स और एक और वो जो वायर केबल वाले हैं, उन्होंने यहाँ पर इतने करोड़ रुपए का प्लांट लगाने की बात करी है। वो इन्वेस्टर समिट, वो राज्य सरकार क्या कर सकती है पलायन को रोकने के लिए, वो कार्य राज्य सरकार कर रही है। फिर जब सब कुछ मोदी जी करते हैं तो आप कहते हैं मोदी ने नहीं किया, राज्य सरकार ने क्या किया। जब राज्य सरकार करती है तो राज्य सरकार नहीं किया, मोदी ने क्यों किया। मुझे तो समझ में नहीं आता कि आपकी बुद्धि, आपके लोग क्या चाहते हैं। और एक लास्ट बात सोनी जी, जपते तो हम मां भारती का नाम है, इसीलिए तो मोदी के सामने हर नेता का काम तमाम है। चलिए ठीक है, इस तरीके की स्लोगन। ठीक है शिषपाल जी, आपका रुख बाद में करेंगे। पीसी थपलियाल जी का रुख कर लेते हैं। पीसी थपलियाल जी, क्योंकि अभी बजट में देखा गया तो इस परियोजना के लिए जो 5,131 करोड़ रुपए रेल बजट की सौगात मिली है, क्या ये बजट काफी लग रहा है? रोजगार के अवसर बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है, क्या नजर आ रहा है? रेलवे प्रोजेक्ट से रोजगार की कोई उम्मीद नहीं है, और इसके पीछे जो प्रमुख जो केंद्र सरकार है हमारी, और केंद्र सरकार का जो सर्वोच्च नेतृत्व है,
उनका जो लक्ष्य है, दे मीन बिजनेस। और बिजनेस में खाली ये नहीं आता, बिजनेस में जो उनके लोग हैं उनको किस तरह से उस बिजनेस से लाभ मिले, ये उनका मुख्य उद्देश्य होता है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो सुरंग करने वाली मशीन है वो खाली ना पड़े, एक उद्देश्य ये होता है। दूसरा, सोलार में जो सोलार का प्लेट है जो अडानी जी प्रोडक्ट कर रहे हैं बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है गुजरात का सोलार, वो सोलार प्लेट लगनी चाहिए, हर छत पे लगनी चाहिए, हर पहाड़ पे लगनी चाहिए। अब समस्या ये आ गई कि सोलार प्लेट हमारे लिए अभिशाप है, पहाड़ के लिए वेजिटेशन खत्म कर रहा है सोलार प्लेट, और लोगों को पता नहीं लग रहा। लोग गांव बेरो सब प्लान हो चुके हैं, अब उनके चारागाहों को इन परियोजनाओं के माध्यम से बाहरी लोगों को घुसाया जा रहा है। मैं प्रूफ इसका। अब इसमें मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन ये बोलूंगा कि रेलवे प्रोजेक्ट तब यूजफुल होता कि जब हमारे पास यातायात संसाधनों की कमी होती और हम लोगों को बद्रीनाथ केदारनाथ नहीं पहुंचा पाते। लेकिन हम देख रहे हैं कि आज जहां कहीं भी रेलवे है, चाहे हिमाचल के पास शिमला के में रेलवे है, चाहे जहां आसाम में रेलवे है, वो रेलवे के माध्यम से यात्री नहीं जा रहे हैं। यात्री आजकल अपने संसाधन प्रयोग कर रहे हैं, या तो हवाई संसाधन जो बहुत फास्टेस्ट मूविंग संसाधन है उनका प्रयोग कर रहे हैं, इन संसाधनों का नहीं कर रहे हैं। लेकिन फिर भी सुरंग की मशीन खाली नहीं होनी चाहिए, इसलिए बागेश्वर से गैरसैंण भी बनाओ, टनकपुर से बागेश्वर बनाओ, यहां से स्थानपुर बनाओ। ये तमाम जो बातें चल रही हैं इसके पीछे गहरा संशय है। और अगर इन तमाम योजनाओं के बाद, जब ये ऑल वेदर रोड बन रही थी तब मैं कह रहा था कि यार इसका नाम ऑल वेदर रखना कितनी बड़ी मूर्खता है, क्योंकि ये ऑल वेदर हो ही सकती इस पहाड़ में, इस कच्चे हिमालय में। लेकिन कच्चे हिमालय के साथ साथ ये भूकंप सेंसिटिव एरिया भी है। भूकंप सेंसिटिव एरिया में ये सुरंगों का क्या हाल होगा किसी को नहीं मालूम, किसी को नहीं मालूम कि आगे हम क्या फेस करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि हम इन तमाम जो पैरामीटर हैं इनको इस समय अनदेखा कर रहे हैं विकास की अंधी दौड़ में। इसलिए हम डरे हुए हैं कि कोई हमें डांट के न बोल दे कि तुम देशद्रोही हो, तुम उत्तराखंड विरोधी हो। इनका विकास मुबारक हो, लेकिन ये मैं तौबे के साथ कहता हूं कि इस रेलवे से न पहाड़ को शिक्षा मिलेगी, न स्वास्थ्य मिलेगा, न रोजगार मिलेगा। ये मैं स्टाम्प पेपर में जिस दिन ये मिलेगा, मैं जो चाहूं, मेरा पलायन रुकना चाहिए। जो हो मेरे युवा आज जगह जगह पहाड़ों में बात रहे, वो रुकना चाहिए। सबके रख दिया मेरे उत्तराखंड को, बात करे बजट दे दिया, मतलब एक धोखा। आज जो मुद्रा लोन है कोई युवा 10 लाख का मुद्रा लोन नहीं दे पाया, उसको बोला हैसियत प्रमाण पत्र ला। बैंक बोल रहा है हैसियत प्रमाण पत्र कहां से लाएगा युवा बेरोजगारी में? उसके बाप के नाम पे जमीन है। मतलब मैं हकीकत बोल रहा हूँ। हनी पाठक जी जवाब देंगे इस बात का, रुकेगा। लेकिन बहुत बड़ा षड्यंत्र यहां हमारे ऊपर रचा जा रहा है। हमारी संपत्तियों को यूपी खा रहा है। हमारे जो कुछ देना था हमें इंडस्ट्रियल पैकेज देना था, तुमने अटल जी ने दिया था हमें इंडस्ट्रियल पैकेज। आज ये हमारा हितैषी जो बोलता है कि पहाड़ की जवानी और पहाड़ का पानी पहाड़ के काम आएगा, वो क्यों नहीं दे रहा है फिर कोई इंडस्ट्रियल पैकेज? हमें जो चाहिए, हमें टिहरी डैम की बिजली यूपी क्यों खा रहा है? बार बार सवाल मैं पूछ रहा हूं। आज बिजली का बिल देते देते हमारी कमर टेढ़ी हो गई है। अब कुछ 5 साल में आधे लोगों के घर में अंधेरा होगा। ठीक है थपलियाल जी, तो इस बात का जवाब हनी पाठक जी से लेते हैं, इसके बाद अरुण शर्मा जी का रुख करेंगे। हनी पाठक जी, क्योंकि भौगोलिक स्थितियां जो हैं उत्तराखंड की वो राज्य सरकार भी बखूबी समझती है और केंद्र सरकार भी। विकास भी चाहिए, लेकिन एक सामंजस्य भौगोलिक स्थिति के साथ भी होना जरूरी है, और उसी को लेकर ये गंभीरता थपलियाल जी की। पीसी थपलियाल जी की गंभीरता सर्वमान्य है, सर्वमान्य है। अब मैं दूसरी बात बोलती हूँ कि जो ये कह रहे हैं कि इससे रेलवे लाइन प्रोजेक्ट से किसी प्रकार का कोई रोजगार नहीं मिलेगा, तो मैं इनको बताना चाहती हूँ, नहीं, बिजनेसमैन को फायदा पहुंचाने का भी जिक्र किया है।
लेट मी कंप्लीट सोनी जी, लाइन से मैं जवाब देती हूँ क्योंकि मौसम ये डिबेट का काफी संवेदनशील हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इन्होंने कहा कि रोजगार नहीं मिल पाएगा, तो मैं इसका इनको जवाब देती हूँ कि जो हमारे कम पढ़े लिखे नौजवान होते हैं, जो रेली पटरी लगाने में एकदम इंटरेस्टेड होते हैं, वो अगर रेलवे लाइन प्रोजेक्ट बनता है तो उसमें हर प्रकार की सुविधा देने के लिए वो वहां पर अपना फूड व्यापार शुरू कर सकते हैं। दूसरी बात, जो टीटी वहां पे नियुक्त होंगे वो भी नियुक्त होते हैं, पायलट नियुक्त होता है, लोको पायलट नियुक्त होता है, बिजली की समस्या उस ट्रेन में क्या आ रही होती है वो नियुक्त होता है, एसी क्यों खराब होने वाला होता है वो नियुक्त होता है। तो ये सारे जो होते हैं ये रोजगार के अवसर होते हैं जो कि अनदेखा किया जा रहा है। तो करा जाए, इसमें कोई भी पार्टी कुछ कर नहीं पाठक सकती, जी, क्योंकि होते हैं और है में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। देख के कब भी होगा? अनदेखा करना गलत है। देखिए, जब रेलवे लाइन प्रोजेक्ट बनेगा, इन्होंने कहा रेलवे लाइन प्रोजेक्ट बनने से किसी को भी रोजगार नहीं मिलेगा, तो मैंने आपको रोजगार के इतने सारे संसाधन रेलवे लाइन प्रोजेक्ट के शुरू होते ही समय गिना दिया। दूसरी बात ये कहते हैं कि पहाड़ का पानी पहाड़ की जवानी किस काम में आई। पहाड़ का पानी पहाड़ की जवानी इस काम में आती है कि यहाँ पर जो भी लोग होते हैं वो यहीं जो कोरोना काल में जब यहाँ पर आए हैं ना वापस, वो अभी तक वापस नहीं गए, वो यहीं पर हैं, वो यहीं पर है, अपना स्वरोजगार भी कर रहे हैं और विश्वकर्मा योजना के तहत जो उनको टूल किट उपलब्ध हुई है उससे वो अपना स्वरोजगार यहीं पे स्थापित कर रहे हैं, ना कि वापस उस तरफ से वापस जा रहे हैं। दूसरी बात का मैं इनको जवाब देना चाहती हूँ कि जो ये कह रहे हैं कि टिहरी की बिजली हमें क्यों नहीं प्राप्त होती है, मैं उसका जवाब इनको देती हूँ। टिहरी डैम जो बना था वो कब बना था, पीसी थपलियाल जी और अरुण भाई, जब उत्तराखंड और यूपी एक था तब ये टिहरी डैम बना था। अरुण भाई अगर मैं गलत हूं तो मुझे इंटरप्ट करिएगा, तभी बना था ना ये टिहरी डैम प्रोजेक्ट। ये किसने बनाया था, किसकी गवर्नमेंट ने बनाया था? यूपी गवर्नमेंट ने कि उत्तराखंड गवर्नमेंट ने? तब तो उत्तराखंड गवर्नमेंट होती ही नहीं थी, यूपी गवर्नमेंट ने इसको बनाया था। इस कारण एक उसके तहत इनको 70% बिजली हम लोगों को यूपी को देनी होती है। चलिए, अब तो जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की है ना, नहीं रोक सकी। और मुझे एक बात बता दे शीशपाल भाई कि क्या 1 रुपए बिल आता था हम लोगों का पहले जब आपकी सरकार थी? दूसरी बात जो ये कह रहे हैं कि केदारनाथ में क्या कर दिया, तो बद्रीनाथ में क्या कर दिया, तो और चारों धाम में क्या कर दिया, ऐसा है ना, चारों धाम में पहले भी यात्राएं होती थी, लेकिन किस प्रकार से होती थी ये सबको पता है। जब इनकी गवर्नमेंट थी, कांग्रेस की सत्ता थी, उस समय अच्छी बात है। पहले गवर्नमेंट में क्या होता था, हनी पाठक जी लिसन टू मी, पहले गवर्नमेंट में क्या होता था, मौजूदा वक्त में क्या होना चाहिए, बदलाव अच्छी चीज है। इस बार चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या में इजाफा देखने को मिला, वो आंकड़े बताने में भारतीय जनता पार्टी को भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन व्यवस्थाएं कैसी रही, व्यवस्था को लेकर भी तो सवाल खड़े होते हैं। प्रदेश है उत्तराखंड, आपदा प्रदेश है, व्यवस्था पूरी तरीके से सुचारू रूप से, इसीलिए तो व्यवस्था बहुत व्यवस्थित होनी चाहिए। सोनी जी, रजिस्ट्रेशन मस्त करा गया था, रजिस्ट्रेशन जो लोग ऑनलाइन करवा कर नहीं आए थे उनको थोड़ा परेशानी का सामना करना पड़ा था। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, ऑफलाइन भी तो उसमें भी तो ब्रेक लगाया गया विद मेडिकल सर्टिफिकेट, तो इसमें क्या बुराई है मुझे आज तक समझ में नहीं आया, जो विपक्ष इसको मुद्दा बना रहा है। जो चौथी बात मैं ये कहना चाहती हूँ, मुझे ये बता दे शीशपाल भाई कि जब इनकी गवर्नमेंट थी, आपदा आई थी, आपदा के बाद आपको यात्रा को संभालने में कितने सालों लग गए? शंकराचार्य का भूत तो आपके ऊपर सिर पर इस तरह से सवार है कि लगातार उनके बारे में बोले जा रहे हैं। मुझे ये बताइए केदारनाथ का संरक्षण किसने किया था? केदारनाथ किसने बताया? तो शंकराचार्य ने। लेकिन एक उनकी मूर्ति तक तो लगाने के काबिल आप नहीं रहे थे। लेकिन हाँ, प्रोपेगेंडा करना है तो उसमें नंबर 1 अगर कोई आएगा तो वो कांग्रेस की पार्टी आएगी। चलिए, अरुण शर्मा जी का रुख करेंगे। अरुण शर्मा जी, एक तो बजट जो है अभी देखा जाए, ये जो कार्य चल रहा है रेल और रोड ब्रिज बनाने का, इसमें करीब 16,216 करोड़ रुपए के इस प्रोजेक्ट में 10 स्टेशन सुरंग के नीचे बनाए जाने हैं। एक तो बजट को लेकर सवाल कि क्या ये सफिशिएंट है बजट, दूसरा रोजगार के अवसर कितने आप देख पा रहे हैं, क्या रोजगार को बढ़ावा मिलेगा, चारधाम यात्रा जो है वो सुगम हो पाएगी, ये बद्रीनाथ तक कर्णप्रयाग और इस परियोजना के तहत जो सफर है चारधाम यात्रा करने वाले या बद्रीनाथ जाने वालों के लिए कितना आसान और सुगम होने वाला है? देखिए, जो कर्णप्रयाग रेल लाइन का मामला है उसका बजट बिल्कुल अलग है, उसका इस बजट से कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, ये और परियोजनाओं के लिए बजट आ रहा है। दूसरी चीज, जब भी कहीं रेल या सड़क डेवलप होती है तो उसके आसपास निश्चित तौर पर, स्वतः तौर पर रोजगार के अवसर उत्पन्न हो जाते हैं। एक छोटी सी मैं बात बताऊं आपको, ऋषिकेश और देहरादून के बीच में जॉली ग्रांट है जगह,
एक जमाने में मुझे याद है रात को वहां से कोई नहीं गुजरता था, क्योंकि उस जगह को चोर पुलिया कहते थे। आज वहां उत्तराखंड का पहला प्राइवेट कॉलेज, मेडिकल कॉलेज है, और जहां वहीं 2000 जमीन नहीं मिलती थी, आज वहां 1 करोड़ रुपए जमीन नहीं मिल रही है। 1 करोड़ रुपए से नहीं मिल रही है, सही बात है, नहीं मिल रही। अब आप देखिए कितना डेवलपमेंट हुआ, आसपास के किसानों का डेवलपमेंट हो गया, बिजनेस बढ़ गया, होटल्स बन गए, एयरपोर्ट नजदीक है। इसी तरह जब रेल बनेगी तो उसके आसपास स्वतः बहुत सारे रोजगार उत्पन्न होंगे। कपियाल जी शायद एक चीज को ध्यान नहीं दिया था, निश्चित तौर पर इसका बहुत भयंकर जवाब है, बहुत भयंकर। नहीं, मेरे को बोलने दीजिए, उसके बाद दे दीजिए। नहीं मैं ये दूंगा। कह रहा हूं कि रेल जब जाएगी तो उसमें यात्री तो जाएंगे, लेकिन एक चीज हमें ध्यान देनी चाहिए कि जो हमारा चमोली है जिला, ये चीन की सीमा से जुड़ा हुआ है, और निश्चित तौर पर जो सामरिक महत्व की चीजें हैं, जवानों का आवागमन है या उनके एमुनिशन है, उनके खाने का सामान है, वो भी उसी ट्रेन से जाएगा। तो ये भी ध्यान देना चाहिए कि वो सुविधा हमारी फोर्स को भी मिलेगी। और साथ साथ वो जो जितने स्टेशन इस रेल लाइन के आसपास पड़ेंगे, उन स्टेशन के आसपास डेवलपमेंट बढ़ जाएगा, रोजगार बढ़ जाएगा, खुद ब खुद बढ़ जाएगा, किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप हो जाता है। अब आप ये लगाइए कि आज जितने बद्रीनाथ जो यात्रा जाती है वो ऋषिकेश से जाती है, हरिद्वार से जाती है, टैक्सियां बसें सारी वहां से जाती है, फिर वो कंसंट्रेट होके कर्णप्रयाग चला जाएगा सारा मामला, उसके बाद कर्णप्रयाग। और एक बार एक रेल में अगर आप एक जगह से दूसरी जगह जाए, 800 से 1200 यात्री जाते हैं, हम कॉमन देखते हैं ये चीजें। अगर इतने आदमी एक साथ जाएंगे तो ये वहां कितने टैक्सियों की, कितनी बसेस की, कितने लोकल कन्वेंस की जरूरत होगी, कितने होटल्स की जरूरत होगी, कितने ढाबों की जरूरत होगी, या और कंफेक्शनरी के सामान की कितनी जरूरत होगी। तो ये सब चीजें देखिए धीरे धीरे डेवलप होती है। और मैंने एक उदाहरण दिया जौलीग्रांट का, मैं जौलीग्रांट का पहला पीआरओ था, जिस जमाने में वहां गिनी चुनी दुकानें नहीं होती थी, आज जरा वहां जाके देख लीजिए क्या हाल हो गया। तो ये स्वतः डेवलपमेंट होता है। जब रोड बनती है तो उसके किनारे डेवलपमेंट मैकेनिक भी बैठते हैं, विपक्ष नहीं देख पा रहा है। शिषपाल जी, सारे बैठते हैं। अरुण तो शर्मा ये जी को आप सारी सुन चीजें- पा रहे हैं, अरुण शर्मा जी को सुन पा रहे हैं अगर, तो वो सब कुछ देख पा रहे हैं कि भाई अगर ये परियोजना कंप्लीट होती है तो जाहिर सी बात है रोजगार के भी अवसर और यात्रा भी सुगम होगी। देखिए सोनी जी, पकौड़े तलने में भी रोजगार है। आप जाते ही कौन लोग ये बात कहते हैं, तो ऐसे ही जो है सपने जनता को दिखाने के लोग माहिर हैं, लेकिन सपने नहीं, हकीकत बोलते हैं, तभी हम मोदी को चुनते हैं। तो ये बताए ना उत्तराखंड के कितने लोग भर्ती होंगे, इसमें कितने युवाओं को रोजगार मिलेगा, वो संख्या भी जरा बता दे। क्योंकि बेरोजगार लगातार धरने पे बैठे हुए हैं, रोजगार की मांग कर रहे हैं। जो भर्तियां आपने की, नौकरियां बेची, जो उसकी सीबीआई जांच की मांग भी कर रहे हैं, वो अभी बंद नहीं हुए। वो तो लगातार आपको सवाल जवाब देना चाहिए। कितने रोजगार हम रेलवे में देंगे उत्तराखंड के नौजवानों को। और माना डिबेट में कि जो है टीरी डैम हमने नहीं बनाया, जो है ठीक है, चूंकि समय कम है, हनी पाठक जी जल्दी से इस बात का जवाब दे दीजिए चलते चलते। सरकार ने विकास का काम किया, ठीक, ये माना उन्होंने, इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। लेकिन जो खामियां हैं, हनी पाठक जी, पब्लिक को हो रही है, वो हम लगातार उठाने का काम करेंगे। और अगर उत्तराखंड अच्छी बात है, विपक्ष इन मुद्दों को उठा रहा है, अच्छी बात है। सपने नहीं हकीकत बुनती है भारतीय जनता पार्टी। हनी पाठक जी जल्दी से चलते चलते जवाब दे दीजिए। आप नहीं जवाब दे दूं? जी जी बिल्कुल दे दूं जवाब। आप मुझे जो ये अभी का मुझे पूछिए, मुझे भाई हनी पाठक जी समय बहुत कम है, जल्दी से जवाब दीजिए। दे दूं जवाब? जी भाई मेरा कह रहे हैं कि आपने पहली बार डिबेट में ये चीज मानी कि हमारी कांग्रेस की सरकार। भाई आज पता नहीं, मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा, ये शिषपाल भैया ही बैठे हैं ना, इनको अचानक से क्या हो जाता है। मैंने कहा जब टिहरी डैम बना था तो यूपी उत्तराखंड नहीं हुआ करता था, यूपी अब किसी की भी सरकार हो, मैंने उसके बनने की बात करी है। और मैं आप ये भी हमारे पीसी थपलियाल जी काफी सेंटिमेंट्स में आकर बोले थे, जो उनको पहाड़ से जो प्रेम है उसके बारे में उन्होंने अपनी संवेदना व्यक्त करी थी, तो मैंने उनको ये जवाब दिया था
कि बिजली का उत्पादन और करने में हम लोग लगातार लगे हुए हैं। इसी कारण चलिए ठीक है, समय इजाजत नहीं देता कि चर्चा को आगे बढ़ाएं। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सवाल इस परियोजना को लेकर कि अगर ये परियोजना पूरी होती है तो रोजगार के भी अवसर बढ़ने की भी उम्मीद जताई जा रही है और साथ ही रोजगार के साथ साथ एक यात्रा सुगम होने की भी उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर ये परियोजना पूरी होती है तो जिस यात्रा को पूरा करने में 4 से 4.5 घंटे का समय लगता था, अब वो 2 घंटे में तब्दील हो जाएगा। तो ये डेवलपमेंट और विकास से सीधा सीधा इसे जोड़कर देखा जा रहा है और क्या एक तय डेडलाइन पर ये परियोजना पूरी हो पाएगी, ये देखना होगा। इसी के साथ देवभूमि के दंगल में इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।